फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कावेरी बोरा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चाइनीज ब्लू ड्रामा एडवांस फेवरी एपिसोड 19। गाइस, मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। प्लीज फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसा क्यों करते हो दोस्त? प्लीज मेरी मेहनत को समझिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए और भी न्यू एशियन ड्रामा लेकर आऊंगी। स्टार्टिंग में दिखाए जाते हैं जिया या को एक स्टाफ आको कहता है बाहर एक सुंदर लड़की तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तभी जिया याओ युआन आर्यू से मिलने के लिए जाना नहीं चाहते हुए भी मजबूरी में जाना पड़ता है। जिया याओ युआन आर्यू को पूछते हैं क्या है। युआन आर्यू कहती है चीज़ें जो दूसरे दिन हुई, मतलब वो जिया याओ के सेक्सुअल रिफ्लेक्शन के बारे में कहता है। जिया कहता है अगर तुम उन चीज़ों के बारे में बात करने आ रही हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। युआन आर्यू कहती है मुझे पता था कि मैं उस दिन अपने कार्यों के लिए थोड़ा लापरवाह था, लेकिन मुझे लगा कि तुम जैसे शर्मीले व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए समझौता करते रहना बेकार है। जिया कहता है मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। सेक्सुअल रिफ्लेक्शन तो बस एक बहाना है जो मैंने बना लिया था। मैं बस तुमसे दूर जाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने ऐसे बहाना बनाया। जिया सोचते हैं वो कितना भी नाराज हो जाए, जब तक वो ऐसा कुछ नहीं करती जो पूरी तरह से लाइन से बाहर हो, तब तक मैं पूरी घटना को आगे बढ़ने दूंगा। तभी युआन आर्यू जिया को हंसकर कहती है तुम्हें सच में कोई रुक नहीं है। उतने में युआन आर्यू को वेंग शुएंग कॉल करती है और कहती है दूसरे टीवी स्टेशन से रिपोर्टर आकर इंटरव्यू ले लिया है। यह मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात है। युआन आर्यू कहती है मैंने पहले से ही कोई अधिक शर्मनाक काम किया है। तुम लड़कों का पीछा कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत होने की ज़रूरत है। चलो अब इस बारे में बात नहीं करते हैं। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जो वास्तव में रोमांचक है। अब बात करना सुविधाजनक नहीं है। हम बाद में खरीदारी के लिए क्यों नहीं जाते? ऐसे कहकर कॉल काट देते हैं। फिर जिया को कहती है मुझे पहले बाहर जाने की ज़रूरत है क्योंकि मुझे कुछ करना है। ऐसे कहकर युआन आर्यू वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले स्क्रीन पर डायरो को दिखाए जाते हैं वो वेंग शुएंग को मिलने के लिए अपने घर आ रहे होते हैं। वो ड्राइवर को कहता है मैंने अभी तक उसके ऊपर अपना गुच्छा भी नहीं निकाला है, शायद वो मेरे लिए और समस्याएं खड़ी कर देगा। फिर दिखाए जाते हैं दायू को जो सोफे पर आराम से बैठे होते हैं और वेंग जीसू को कोई आदमी पकड़ के रखा हुआ था। तो फिर दायू वेंग जीसू को कहता है तुम पहले से मौतें देख रहे हो चीज़ों को चोरी करके। वेंग जीसुई कहता है बड़े भाई तुम किस तरह का परफ्यूम इस्तेमाल कर रहे हो? वास्तव में अच्छी खुशबू आ रही है। दायू कहता है मैं तुम्हारे लिए अच्छा परफ्यूम इस्तेमाल किया है ताकि तुम्हें जीवन भर उसकी गंध याद रहे। क्या अब तुम डर रहे हो? वेंग जीसुई कहता है मैं नहीं डर रहा हूँ, मैं बस दुखी हूँ। दायू हंसकर कहता है तुम क्या बकवास बात कर रहे हो? क्या तुम लोगों ने सुना? उसने कहा कि उसके पास दिल है। वेंग जीसुई कहता है जब मैंने तुमसे पैसे ठगी तब मैं बस तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता है कि यह छोटी सी रकम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे भूल ना जाओ। दायू कहता है बकवास बात करना बंद करो। वेंग जीसुई फिर से कहता है मैंने तुमसे पैसे चुराए हैं। मैं चाहता था कि तुम मुझे ढूंढो, लेकिन तुम बहुत बेवकूफ़ हो। तुम मुझे हर बार ढूंढ भी नहीं पाते। मैंने सभी को बेवकूफ़ बनाया है। मैंने उस स्थान पर जाल दोहराई जहां तुमने पहली बार पोकर खेला था। मैं सिर्फ तुम्हारे आसपास ही ऐसा हरकतें करता रहता हूँ। इसके बारे में सोचो, इस दुनिया में ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? तुमने मुझे फिर से पकड़ लिया और मैंने अपनी मनगढ़ंत कहानियों से तुमसे झूठ बोला था। तुम्हारी घड़ी भी चुरा ली। तुम मुझे ढूंढने के लिए कोशिश की और उसके बाद जब शराब पीकर चुराया तब मैं वास्तव में जाल में पड़ना चाहता था। जरा सोचो, शराब की बोतलें चुरा कर इधर उधर रहना इतना मूर्ख कौन हो सकता है? और वही जगह पर कौन पीना चाहेगा?
तो फिर दायु सोचते हैं वो जो कुछ भी कह रहा है मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकते। यदि मैं उसके बातों पर विश्वास कर लूँगी या गंभीरता से लूँगी तब मैं जरूर फिर से बेवकूफ़ की तरह उसे हल्के में ले लूँगा। फिर दायु कहता है जब मैंने तुम्हें यहाँ पकड़ा था तो तुम जरूर इसके बारे में अपेक्षा भी नहीं की होगी। तुम मुझसे मुख बनाने के लिए और फिर बेटू का स्पष्टीकरण दे सकते हो। वेंग जीसू कहता है मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फिर वेंग जीसू को वो लोग कपड़े खुलकर मारने लगते हैं। तभी वेंग जीसू दायु को कहता है पहली बार जब मैंने तुम्हारे नाम पहचाना तब मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता था। ये सब बातें कहने के बाद भी उसे मारने के लिए ही कहता है और 3 आदमी फिर से उसे मारते हैं। तो तभी अचानक वेंग जीसू ज़्यादा घायल हो जाते हैं और जिसके वजह से उसके सिर से बहुत ज़्यादा खून निकलते हैं। तभी दायु उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर हॉस्पिटल का स्क्रीन दिखाए जाते हैं जहां दायु खड़े होते हैं। तभी वहां जाया आते हैं और उसे पूछते हैं क्या हुआ। दायु कहता है कल मेरे पास कोई आदमी था जो उसे पीट पीट कर सबक सिखा रहा था। कौन जानता था कि वो लोग काफ़ी लापरवाह थे। वो लोग वेंग जीसू के सिर पर अंडा उड़े रखना चाहते थे। तभी उसके सिर को जमीन पर मारा। जाया कहता है क्या मैंने तुम्हें उसे आसानी से जाने के लिए नहीं कहा था। अब यदि मर्डर केस हो गया तो क्या होगा। दायु कहता है मुझे नहीं पता था कि ये सब उसके साथ होने वाला है। जाया कहता है अब उसे क्या हुआ है। दायु कहता है कल भर्ती कराया गया था और आज उसकी हालत स्थिर है। फिर वो दोनों वेंग जीसू को देखने के लिए रूम के अंदर जाते हैं। तभी देखते हैं वेंग जीसू वहाँ नहीं होते हैं। तभी दायु नर्स से पूछते हैं वेंग जीसू कहाँ है। तो फिर वो नर्स कहती है वो यहाँ से चला गया, हॉस्पिटल से छुट्टी देने के लिए जिद की थी और इसलिए हमें उसे जाने दिया। तो फिर जिया और दायु उसे ढूंढने के लिए जाते हैं और वो देखते हैं वेंग जीसू एक बस में उठकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी दायु कहता है वो फिर से चला गया है, उसे शायद इस बात का डर है कि मैं उसके साथ फिर से कुछ कर दूंगा। जिया कहता है नहीं, उसके पास वास्तव में पैसे की कमी है। अगर वो वास्तव में बचना चाहता है तो वो टैक्सी क्यों नहीं लिया, वो यहाँ बस का इंतजार क्यों करेगा। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो। दायु कहता है उसे लगातार खोजने की। जिया कहता है जो कुछ भी उसके साथ तुमने किया वो काफ़ी है और उससे अभी तुम जाने दो। अपना बदला लेकर तुम इससे क्या प्राप्त करने वाले हो। दायु कहता है मुझे बॉस उसका आदत हो गई है। ऐसे कहकर दायु वहां से चले जाते हैं। फिर बॉडीगार्ड कंपनी का स्क्रीन दिखाए जाते हैं जहां रिपोर्टर्स इंटरव्यू ले रहे होते हैं। फिर युवान जोंग और जिया साथ बैठ कर बात कर रहे होते हैं कि युवान जोंग पूछते हैं क्या हुआ। जिया कहता है बॉस थके हुए हूँ। युवान जोंग कहता है जब तुम थके हुए होते हो तब तुम कार से ब्रेक क्यों नहीं लेते। जिया कहता है मैं शारीरिक रूप से थक नहीं रहा हूँ, मैं मानसिक रूप से थक गया हूँ। युवान जोंग पूछते हैं क्या तुम्हारे पास वास्तव में दिल है। जिया कहता है क्या मतलब है कि मेरे पास दिल नहीं है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर मुझे दैनिक आधार पर विचार करना पड़ता है। जिया युवान जोंग के पॉकेट को देखते हैं और जहाँ पैसे होते हैं। तभी जिया छुपकर पैसे लेने के लिए लगते हैं। तभी युवान जोंग उसके हाथ पकड़ लेते हैं और पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो। जिया कहता है मुझे कुछ खर्च करने के लिए वो पैसे दे दो। युवान जोंग पूछते हैं तुम इस जंक फूड को फिर से खरीदना चाहते हो। जिया कहता है मैंने कभी जंक फूड को नहीं खरीदा है, मैं ऐसे ही चीज़ों को खरीदता हूँ जो मुझे स्वादिष्ट लगता है। युवान जोंग कहता है झूठ बोलना बंद करो, तुमने पिछली बार मेरे दराज से कुछ पैसे लिए थे और तुम बकबरा का गुज्जा खरीदने गए। मैंने इसका स्वाद चखा था और मैंने उन सब को दूर फेंक दिया। जिया कहता है वे शक, तुम्हारे दृष्टिकोण से तो केवल एक ही चीज स्वादिष्ट होती है, वो होता है प्याज के साथ मलाईदार चटनी। बचपन से ही
मेरा पालन पोषण घर में स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ हुआ था और मेरे पास इस तरह की चीजें नहीं थी, इसलिए मैं अब इस चीज़ों को पसंद नहीं करता हूँ। ऐसे कहने के बाद जियायाओ युआन जोंग के जेब से पैसे लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जियायाओ और युआन जोंग साथ खाना खा रहे होते हैं, तभी जियायाओ पूछते हैं तुम न्यू ईयर में क्या करने की योजना बना रहे हो? युआन जोंग कहता है घर लौटना चाहता हूँ। जियायाओ पूछते हैं तुम वापस कब जा रहे हो? युआन जोंग कहता है पक्षी शो का ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जाऊंगी। जियायाओ कहता है तुम वहाँ कब तक रहने वाले हो? युआन जोंग कहता है 1 महीने। मुझे घर वापस आए 3 साल हो चुके हैं। घर के सभी रिश्तेदार मेरी चिंता कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे अपने माता पिता कब्रिस्तान जाने की ज़रूरत है। जियायाओ अपसेट होकर कहता है बस वापस जाओ, नए साल में कौन घर नहीं जाता है। दूसरे दिन जियायाओ अपने घर आते हैं, तभी मॉम पूछती है तुम इतने जल्दी घर वापस क्यों आ गई? जियायाओ कहता है तो क्या हुआ अगर मैं इतनी जल्दी वापस आ गया? मॉम पूछती है क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? जियायाओ कहता है यह कैसे हो सकता है? मॉम कहती है थोड़ी देर में तुम्हारे पिताजी ऑफिस से वापस खाना खाने के लिए आ रहा है। फिर उसके मॉम उसके हाथ में हुए चीज़ों के बारे में पूछते हैं, तभी जियायाओ कहता है वो बीजिंग से साथ लेकर आया हूँ ट्रेनिंग के समय सहकर्मियों को देने के लिए। फिर जियायाओ वहाँ से अपने रूम चले जाते हैं और वहाँ बेड पर बैठकर गेम खेल रहे होते हैं। तभी उसे भूख लगता है, तभी वो स्नैक को खाने लगते हैं और कुछ टाइम बाद जब स्नैक खत्म हो जाते हैं तभी वो सोचते हैं मुझे ये सब कल तुरंत उसके पास ले जाना होगा, नहीं तो मैं ये सब खाकर ख़त्म कर दूंगा। एक्चुअली गाइस जियायाओ ये सब स्नैक युआन जोंग के लिए ही खरीद कर लेकर आया था। वो मॉम को झूठ बोल रही थी कि सहकर्मियों को देने के लिए लाया है। फिर दूसरे दिन युआन जोंग को जियायाओ वो सब देने के लिए उसके ऑफिस पर जाते हैं और कहता है तुम इसे रख सकते हो। युआन जोंग पूछते हैं तुमने मेरे लिए इतना क्यों खरीद कर लाए हो? जियायाओ कहता है तुम इन्हें घर पर ले जा सकते हो, तुम इतने दूर के जगह जा रहे हो, तुम्हें साथ यह सब कुछ ले जाना चाहिए। कुछ बुनियादी ज़रूरतों को खरीदने के लिए भी तुम्हें पैदल से चलना होगा। युआन जोंग कहता है जो मैंने तुमसे कहा था वो मेरे बचपन में हुआ था, अब मैं पहले ही स्थानांतरित हो चुका हूँ। जियायाओ सोचते हैं अगर मुझे ये सब पहले पता होता तो मैं ये सब खत्म कर दिया होता। युआन जोंग कहता है लेकिन वास्तव में मैंने इस तरह की चीज़ों का स्वाद कभी नहीं चखा है। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ इस तरह की चीज़ें उपलब्ध नहीं होता है। तभी जियायाओ बॉक्स के तरफ दिखाकर कहता है तुम उन्हें अपने साथ ही ले जाओ। जोंग पूछते हैं तुमने ये सब यहाँ कैसे उठाकर लेकर आए हो? जियायाओ कहता है मैं इसे खुद उठाकर ले आया हूँ, सच कहूँ तो यह इतना भी भारी नहीं है। युआन जोंग कहता है तुम इतने भी मासूम क्यों हो? जियायाओ कहता है मुझे हर साल नए उपहार बहुत सारा मिलता है और उन्हें ख़त्म करना भी मेरे लिए संभव नहीं होता है और जिसके वजह से बहुत बर्बादी होती है। अगर तुम उपहार को अपने साथ घर ले जाओगी तब तुम वही उपहार को अपने परिवार या रिश्तेदारों को दे सकते हो। क्या मैं तुम्हें कुछ ले जाने के लिए मदद कर सकता हूँ? युआन जोंग कहता है ठीक है मैं संभाल सकता हूँ। फिर जियायाओ अपने घर आते हैं और मॉम उससे पूछते हैं इतने जल्दी घर क्यों आए हो? जियायाओ कहता है बस इतना काम नहीं था इसीलिए। उसके मॉम गिफ्ट्स को देखकर पूछते हैं इस साल तुम्हें अपने ऑफिस से कुछ भी कैसे नहीं मिला? जियायाओ कहता है वो सब यहाँ नहीं है। मॉम कहती है मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्या तुम्हें ऑफिस से हर साल कुछ अतिरिक्त सामान नहीं मिलता है? वैसे भी मैं एक डिब्बे के बारे में बात कर रहा हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, वो पिछले वर्ष बहुत स्वादिष्ट था। और यहीं पर एपिसोड 19 खत्म हो जाते हैं।